नमस्ते। मैं आज 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान की पुस्तक के छठे अध्याय यानी अभिवृत्ति एवं संज्ञान अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के संबंध में बातें करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसमें हम जानेंगे कि अभिवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति, घटक, इससे संबंधित और बहुत से शब्द ऐसे आएंगे जिनका जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को और देखते हैं कि हमारे इस अध्याय में हमारे लिए नया क्या है। सबसे पहले हम देखें कि अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के जो अध्याय है उसमें सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए उसे किस तरह से रखा गया है। समाज मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है तथा उनके आधारों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं, जो एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान होता है। इसे ही हम अभिवृत्ति कहते हैं। अब हम देखें कि अभिवृत्ति कितने तरह की हो सकती है। ये मोटे तौर पे माना जाता है कि अभिवृत्ति सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है या वह उदासीन हो सकती है। तो ये देखिए कि सकारात्मक अभिव्यक्ति किस तरह से व्यक्त की जा रही है, नकारात्मक अभिव्यक्ति किस तरह से व्यक्त की जा रही है और उदासीनता यानी उदासीनता की अभिवृत्ति को किस तरह से व्यक्त किया जा रहा है। छवि निर्माण। छवि निर्माण क्या है? जब हम लोगों से मिलते हैं तब हम उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। इसे ही छवि निर्माण कहते हैं। किस तरह से? देखिए, एक छवि बनती है, वो किस तरह से बनती है? जब आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं, फिर उसके व्यवहार से बने हुए जो प्रभाव होते हैं, व्यक्ति के व्यवहार से बने हुए व्यवहार के प्रभाव की देखते हैं और फिर उसकी पुष्टि करते हैं। किसी की शारीरिक गुणों का भी असर छवि पर होता है। जो अशाब्दिक व्यवहार वे करते हैं, यानी कि जो उनकी भावभंगिमा होती है, वह भी हमारी छवि निर्माण में सहायक होते हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा से चलती आ रही है, ऐसे पैटर्न जो टूटते नहीं हैं, हमेशा से मौजूद हैं और आगे भी चलते रहेंगे, ये सारी चीजें मिलकर छवि निर्माण में सहायक होती है। देखिए, यह व्यक्ति इसे देख रहा है, तो यह इस व्यक्ति के बारे में किस तरह से छवि का निर्माण कर रहा है। यह इसके संदर्भ को देख रहा है, इसके अवस्था को देख रहा है, इसके इसकी उत्तेजना दिख रही है। इसे मापने के लिए वह एक व्यक्तित्व मापन का भी अपने मस्तिष्क में प्रयोग कर रहा है। तो अब ये इसे देख रहा है, तो इसे हम टारगेट मान लेते हैं। तो टारगेट के संदर्भ में क्या क्या है, जैसे संदर्भ, किस संदर्भ में देखा जा रहा है, क्या प्रभाव ये इस पर डालेगा, इसका रंग क्या है, इसकी शारीरिक गठन क्या है, इसके बालों का डिजाइन कैसा है। ऐसी अनेकानेक चीजें जो होती है वह छवि निर्माण में सहायक होती है। हम यह जानने में भी विशेष रुचि रखते हैं कि लोग किसी विशेष प्रकार का ही व्यवहार क्यों करते हैं, अर्थात हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में प्रदर्शित व्यवहार के कारणों का आरोपण भी करते हैं। यह प्रक्रिया गुणारोपण कही जाती है। प्रायः छवि निर्माण और गुणारोपण अभिवृत्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं जो है सामाजिक संसार के संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उनकी व्याख्या करने से संबंध मानसिक क्रियाओं या गतिविधियों के उदाहरण हैं।
जिन्हें संयुक्त रूप से सामाजिक संज्ञान कहा जाता है। थोड़ा पीछे आए हम। ये गुणारोपण की हम देख सकते हैं कि किस तरह अभिवृत्तियों का गुणारोपण किया जाता है। जो व्यवहार हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, या दूसरों पर क्या प्रभाव डाल रहा है, ये गुणारोपण है। सामाजिक संज्ञान के बारे में हम बातें कर चुके हैं। अब हम देखें कि सामाजिक संचार से जो सूचनाएं हम संग्रहित करते हैं, कौन कौन सी सूचना, बहुत सी चीजें हम देखते हैं। कोई व्यक्ति प्यार कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, कोई अपने कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित बातें कर रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे लिए सामाजिक संज्ञान का स्वरूप पैदा करती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक संज्ञान को स्कीमा नामक संज्ञानात्मक इकाइयों से सक्रिय बनाया जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से देखी नहीं जा सकती। इनका बाह्य रूप से प्रदर्शित व्यवहारों के आधारों पर अनुमान लगाया जाता है। देखिए, हम अपने मस्तिष्क में कितनी ही चीजों को देखते हैं, उसका प्रत्यक्षण करते हैं और उसका एक स्कीमा बना लेते हैं। स्कीमा का अर्थ मैंने पहले भी बताया कि संगठनात्मक रूप से व्यवहार का एक पैटर्न बनता चला जाता है, नमूना बनता चला जाता है, जो कि एक स्कीमा का रूप धारण कर लेता है। इसी तरह बहुत सी चीजें देखकर हमारे मस्तिष्क में क्रियाएं चलती है और वह मस्तिष्क उसे धारण कर एक पैटर्न के रूप में, एक संगठित व्यवहार के रूप में धारण कर लेता है। सामाजिक सुगमीकरण, दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन में सुधार या कमी, सामाजिक सुगमीकरण या अवरोध हम उसे कहते हैं। देखिए, जब हम यह व्यक्ति अपने प्रेजेंटेशन को दिखा रहा है या अपना प्रेजेंटेशन देकर यह दूसरों से अपने बारे में जानना चाह रहा है कि उसका कार्य निष्पादन कैसा रहा है, इसमें वह दूसरों से सुधार की भी आशा करता है और अपनी कमियों को भी बताए जाने की आशा करता है। जो संकटग्रस्त या जरूरतमंद हैं, वैसे लोगों के प्रति ध्यान देना समाजोपयोगी व्यवहार कहलाता है। ऐसे सामाजिक प्रभाव के दो उदाहरण हैं। सामाजिक संदर्भ किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक व्यवहार दोनों का ही अध्ययन आवश्यक है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह भी प्रदर्शित किया कि लोग स्वयं तथा दूसरों के विविध प्रकार के व्यवहार को किस रूप से देखते हैं, उससे क्या अर्थ निकालते हैं, यह समझने के लिए एक व्यक्ति को सामान्य बुद्धि तथा लोक बुद्धि से परे जाकर सोचना होगा। क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण एवं वैज्ञानिक विधि के द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले तार्किक कार्य कारण संबंध को स्थापित करना संभव है। तो जब हम देख रहे हैं कि यह इस व्यक्ति को कुछ बेसिक आधारभूत चीजों की जरूरत है, जैसे कि कपड़ा, तो ये महिला इसे देकर एक समाजोपकारी व्यवहार कर रही है। अभिवृत्ति की प्रकृति एवं घटक। कुछ मिनट के लिए निम्नलिखित मानसिक अभ्यास अगर हम करते हैं कि स्वयं से आज आपने कितनी बार कहा मेरी राय में, या दूसरे लोग ऐसा कह सकते हैं, मैं ऐसा अनुभव करता हूं। तो मेरी राय में अगर हम किसी बात को व्यक्त करते हैं या दूसरे लोग किसी के बारे में या किसी चीज, घटना, वस्तु, विचार के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसे हम कहते हैं कि वे अपने मत को व्यक्त करते हैं। ये आपके सोचने या विचार के तरीके मात्र हैं। यदि आपके इन विचारों का विरोध होता है तो आप सांवेगिक हो जाते हैं, मतलब दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। यदि आपके इस दृष्टिकोण केवल विचार मात्र ना हो, बल्कि इसमें सांवेगिक और क्रियात्मक घटक भी हो, तो ये दृष्टिकोण केवल मत नहीं होते, बल्कि इससे कुछ अधिक होते हैं। यही अभिवृत्ति है और ये अभिवृत्ति के उदाहरण हैं।
अभिवृत्ति मन की अवस्था है। यह किसी विषय के संबंध में विचारों का पुंज है। फिर से ध्यान देंगे कि यह मन की अवस्था है, यह किसी विषय के संबंध में विचारों का पुंज है जिसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता पाई जाती है। इससे संबद्ध एक सांवेगिक घटक होता है तथा अभिवृत्ति विषय के प्रति एक विशेष प्रकार से क्रिया करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। विचारपरक घटक को संज्ञानात्मक, सांवेगिक घटक को भावात्मक और क्रिया करने की प्रवृत्ति को क्रियात्मक घटक कहते हैं। अभिवृत्ति स्वयं में एक कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन यह एक निश्चित प्रकार से कि व्यवहार क्रिया करने की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। अभी जैसे हमने बताया कि जब हम विचारपरक घटक जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष है, सांवेगिक घटक जो है वो भावात्मक है और क्रिया करने की प्रवृत्ति कार्यात्मक है या व्यवहार परक है। संज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत विश्वास, विचार, ज्ञान, आशाएं, इस तरह की चीजें आती है। भावात्मक घटक के अंतर्गत जो हम अनुभव करते हैं उनका मूल्यांकन, हम किसी चीज को प्राथमिकता देते हैं, हमारे मस्तिष्क की अवस्था, हमारे मूड, व्यवहारात्मक क्रियाओं के रूप में जो हम अपने क्रियाएं करते हैं, किसी वस्तु को देखकर, किसी सिचुएशन को देखकर, वो ये चीजें आती है। विश्वास, विश्वास अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करता है। एक ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिन पर अभिवृत्ति टिकी हुई है। मूल्य ऐसी अभिवृत्ति या विश्वास है जिसमें चाहिए का पक्ष निहित होता है। मूल्य का निर्माण तब होता है जब कोई विशिष्ट विश्वास या अभिवृत्ति व्यक्ति के जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण का अभिन्न अंग बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मूल्य में परिवर्तन करना कठिन है। देखिए कि हमारे विश्वास, मूल्य और हमारे जो कहते हैं एट्रीब्यूट्स यानी कि अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति के अंतर्गत मूल्य भी है और विश्वास भी है, मूल्य के अंतर्गत विश्वास भी है। अभिवृत्ति द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है? यह हम यह देखते हैं कि अभिवृत्ति वह पृष्ठभूमि प्रदान करती है जो एक व्यक्ति को यह निर्णय करने में सुविधा प्रदान करती है कि नई परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं विदेशियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति, उनसे मिलने पर हमें उनके प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए यह अप्रत्यक्ष रूप से एक मानसिक रूपरेखा या ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। अभिवृत्तियों की कुछ विशेषताओं को हम देखें। इसमें कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरलता या जटिलता और केंद्रिकता आती है। अब कर्षण शक्ति क्या है? कर्षण शक्ति जो है अभिवृत्ति को बताती है कि यह सकारात्मक है या नकारात्मक। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो आगे एक चित्र है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से अत्यधिक सहमत है तो यह सकारात्मक अभिवृत्ति है, और अत्यधिक असहमत है तो यह नकारात्मक अभिवृत्ति है किसी भी विचार के प्रति। चरम सीमा, एक अभिवृत्ति की चरम सीमा यह बताती है कि अभिवृत्ति किस सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है। या तो वह अत्यधिक असहमत हो सकता है या वह अत्यधिक सहमत हो सकता है, यानी कि ये एक्सट्रीम है, चरम पर है ये विचार। सरलता या जटिलता, इस विशेषता से तात्पर्य है कि एक व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कितनी अभिवृत्तियां होती है। उस अभिवृत्ति को एक परिवार के रूप में हम समझें जिसमें अनेक सदस्य अभिवृत्तियां हैं। जैसे अभी हमने देखा था अभिवृत्ति के अंतर्गत मूल्य है, मूल्य के अंतर्गत विश्वास है, तो ऐसे कई मूल्य हो सकते हैं, ऐसे कई विश्वास हो सकते हैं जो हमारी अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। केंद्रिकता, यह अभिवृत्ति तंत्र में किसी विशिष्ट अभिवृत्ति की भूमिका को बताता है।
जैसे देखिए कई हैं लोग यहाँ, लेकिन ये जो एक बीच में है महिला का चित्र है, तो इसमें कोई, अगर हम इसे पसंद कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यह एक विशिष्ट अभिवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति जो इसे चुन रहा है उसकी कोई विशिष्ट अभिवृत्ति रही होगी, जिसमें कि जिस वजह से वह इसे चुन रहा है। इसे नहीं चुना, इसे नहीं चुना या इसे नहीं चुना, ये केंद्र में है और इसे ही चुना। इसके बाद अब हम थोड़ा देखें प्रश्नों की ओर। निम्न में से कौन अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन अभिवृत्ति का पक्ष नहीं है? निम्न में से कौन अभिवृत्ति तत्वों में शामिल नहीं है? ये थी हमारी अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान से संबंधित अध्याय का पहला भाग, और हम जल्द ही दूसरे भाग को लेकर भी आ रहे हैं। तब तक इंतजार कीजिए।